मित्रों, हमारी चर्चा जो चल रही है 12वें भाव से चल रही है। 12वें भाव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 12वें भाव उसके कारक हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आप समझ पा रहे होंगे उनको आसानी से। यदि आपने हमारी 100 वीडियो देख ली तो आपको बेसिक पूरा मिल जाएगा, और बेसिक मिलते के साथ ही ये सब एडवांस की और फलित की बात चल रही है, आप समझ पाओगे इसको आसानी से। यदि आप हमारा पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जो है आपके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारी अपलोड होते के साथ वीडियो आपको मिल सके। हम इस तरह से आपको 12वें भाव की चर्चा कर रहे हैं। हमने बताया आपको कि शुभ ग्रह 12वें भाव को देख रहे हो तो उसका धन शुभ कामों में लगेगा। उधर पाप प्रभाव हो 12वें भाव पर या भावेश पर तो बुरे कर्मों में उसका धन लगेगा। नरक और स्वर्ग की भी बात हमने यहीं से की। बुरे ग्रहों का प्रभाव होगा तो उसे नरक मिलेगा, यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो उसे स्वर्ग की बात की गई है। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हुए इसमें बहुत सारी चीजें 12वें भाव से हम हॉस्पिटल भी देखते हैं। क्या हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, कोई रोग तो नहीं हो जाएगा हमारे लिए, तो कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा हम 12वें भाव से बहुत सारी चीजें, देश विदेश की भी बात इसी से करते हैं, सैया सुख की बात इसी से करते हैं। तो अब आप समझ पाओगे उन सारी चीजों को जो कारगर हमने बताए हैं आपको 12वें भाव के, तो इन शुभ और अशुभ प्रभावों से उसको आप आसानी से बता पाओगे। मित्रों, हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि 12वां भाव हमारे लिए कितना महत्व रखता है। हम पहले भाव से लेकर के अंतिम पड़ाव 12वें भाव तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद में आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, उसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन आज के जो वीडियो में हम जो बात करेंगे वो देश विदेश की, देशांतर की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हम फलित सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, और मेरा इसमें कोई अपनी तरफ से गुणा भाग नहीं है। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है हम शास्त्रोगत बात कर रहे हैं। हम आपसे भी कह रहे हैं कि आप शास्त्रों को ही पढ़िए, जो ऋषियों की धरोहर है। ये वेदांग है, वेद का छठा अंग कहा गया है। ज्योतिष वेदांग का छठा अंग कहा गया है और वेदों की नेत्र कहा गया है। बहुत सारी चीजें इसमें मिथ्या आ चुकी है जो शास्त्रों में हमको नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको मांगलिक के बारे में बताया, कहीं नहीं मिलता उसके बारे में, और भी बताएंगे लोग। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारी तरफ से उन चीजों का कोई ऐसा, हमारी तरफ से क्या, हमारे ऋषियों की तरफ से कोई ऐसा उसका विश्लेषण नहीं मिलता, उसका कोई अध्ययन नहीं मिलता, तो हम आपको कहां से भ्रमित करें और क्यों करें। हमें तो आपको उन जो आपको भ्रमित कर रहे हैं लोग, उनसे बचाना है। ये पेट पालने का साधन नहीं है। इस समाज को, व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर ले जाने का, सदमार्ग पर ले जाने का एक माध्यम है। आज व्यवसाय बना लिया लोगों ने, इससे पेट भरना चल रहा है, चलाइए आप, लेकिन बहका करके नहीं, किसी को भ्रमित करके नहीं, किसी को डरा करके नहीं। ज्योतिष डराती नहीं है, ज्योतिष तो उस डर से बाहर निकालती है। मित्रों, आज अध्याय 129 में हम देश विदेश की बात करेंगे कि कौन से ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति अपने ही देश में कार्यरत रहता है या विदेश में चला जाता है। क्योंकि जब आप इसका प्रोफेशन करेंगे, जब आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने पुत्र या पुत्री की कुंडली स्वयं देखेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप, कोई जरूरी ही नहीं है कि आप व्यवसाय करें इसका, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो आपको बहका रहे हैं उस बहकावे से बच जाएंगे। तो जब आपने अपने आप ही इसको सीख लिया, अपने बच्चे की पत्रिका को देख लिया,
तो आपको ये मालूम है सबसे पहले आकर के यही पूछते हैं कि जी हमारा बच्चा यहाँ पर ही रहेगा या विदेश चला जाएगा, हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। जब विदेश चला जाएगा तो काहे की सेवा करेगा। इस लॉकडाउन में कितने लोगों को आपने देखा कि वहां से वीडियो के माध्यम से ही अंत्येष्टि संस्कार देख रहे हैं उनका, वो नहीं आ पाए। बुजुर्ग माँ बाप इंडिया में बैठे हुए हैं, भारत में बैठे हुए हैं, उनके जो संतान है वो विदेश में बैठी हुई है, नहीं आ पाए। ऐसा समय हमने अपने सभी लोगों ने देखा है, त्राहे त्राहे मच गई चारों तरफ। तो ये प्रश्न तो वाजिब प्रश्न है कि क्या मेरा पुत्र या मेरी पुत्री हमारे साथ यहाँ देश में ही रहेंगे या वो विदेश चले जाएंगे, ये नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, सबसे पहला प्रश्न होता है। स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं, सबसे पहले यही बात करेंगे हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, हमें ये बुढ़ापे में छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो आज परिवेश ऐसा बन चुका है, उस परिवेश से बचाने के लिए ही ये ज्योतिष है और पहले से ही चली आ रही है। इसको समझिए दोस्तों। ज्यादा बात न कहते हुए आज हम देश विदेश की बात करेंगे, कोर्ट कचहरी की बात भी हम यहीं से करते हैं कि मुकदमा थाना दरबार भी आपका हो सकता है, बीमार होने पर क्या हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हो। 12वें भाव से देखते हैं सही सुख आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। इन्हीं गुणागणित के भाव के आधार पर जो हम आपको बता रहे हैं उन सारी चीजों का आप आसानी से उत्तर दे सकोगे। जिस प्रकार से हमने बताया कि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो उसका धन काय में लगेगा, शुभ कामों में लगेगा। पाप ग्रह देख रहे हैं तो उसका धन काय में लगेगा, बुरे कर्मों में लगेगा। शुभ ग्रह देख रहे हैं तो वो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। अशुभ ग्रह देख रहे हैं 12वें भाव को तो क्या होगा, या भावेश को देख रहे हैं तो क्या होगा, नरक प्राप्त होगा। दो ही चीजें बताई जा रही हैं, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। पाप इन चीजों को समझते हुए आज भी हम देश और विदेश की बात इसी माध्यम से करेंगे। यदि द्वादशेश, पहले श्लोक में, ये श्लोकों का हिंदी रूपांतरित मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको संस्कृत और वो पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सरल माध्यम से मैं आपके लिए ज्योतिष बताना चाहता हूं, आप सीखिए उसको। यदि द्वादशेश पाप युक्त हो तो वही बात भाव, भावेश और कारक। भाव भी क्या हो, पाप युक्त हो, भावेश क्या हो, पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, पापी ग्रह के साथ बैठा हो, पाप कर्तरी में हो, यही तो बात चल रही है। शुभ और अशुभ की बात चल रही है केवल मात्र। अब यहां द्वादश भाव का स्वामी कौन होगा, जो भी राशि यहां बैठी होगी उस भाव, उस राशि का जो स्वामी होता है वो उस घर का मुखिया माना जाता है, स्वामी माना जाता है, अधिकार उसके पास होता है। यहां मेष या वृश्चिक राशि हुई तो उसका स्वामी कौन होता है, मंगल होता है, तो उसका स्वामी कौन हो गया, मंगल हो गया। यदि यहां पर वृष और तुला राशि हुई, स्वामी कौन होता है वृष और तुला का, शुक्र होता है, तो स्वामी कौन माना जाएगा, शुक्र माना जाएगा। मिथुन और कन्या राशि यहां पर मान लीजिए कोई इनमें से दोनों में से एक राशि बैठी है तो कौन माना जाएगा, बुध स्वामी माना जाएगा। कर्क राशि बैठी है तो चंद्रमा माना जाएगा। सिंह राशि बैठी हुई है तो सूर्य माना जाएगा। धनु और मीन राशि बैठी है तो गुरु माना जाएगा। मकर और कुंभ राशि बैठी है तो यहाँ का स्वामी कौन माना जाएगा, शनि माना जाएगा। ये प्रत्येक भाव के लिए ये बात है। अब हमारी जो चर्चा चल रही है, हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने 12 भाव की बात की, इनमें से कुछ भाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको फिर दोबारा से बताएंगे। जैसे संतान भाव है, सप्तम भाव की हम चर्चा कर चुके हैं। रोग का भाव है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम अलग से पढ़ेंगे। संतान के बारे में बताएंगे, भाग्य के बारे में आपको बताएं, व्यवसाय के बारे में बताएंगे। इन तीनों के बारे में तो हम फिर दोबारा से फिर चर्चा करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे, विस्तृत रूप में उसका, क्योंकि इनके सब प्रश्न हमारे पास आते हैं।
संतान होगी या नहीं होगी, हमारी संतान पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, पंचम भाव की बात अभी होगी हमारी। स्वस्थ रहेगा जातक या नहीं रहेगा, कोई परेशानी तो नहीं आई, कौन सा रोग होगा उसके लिए, कब होगा, कैसे होगा, वो छठे भाव से बात करेंगे। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। व्यवसाय की बात हमने केवल 10वें भाव के बारे में चर्चा की है, सामान्य रूप से बिना कोई राशि वगैरह लगाए। 10वें भाव से हम बात करेंगे, वहाँ राशियां लगाएंगे, ग्रहों को बिठा लेंगे, वहाँ विश्लेषण होगा कि वो कौन सा व्यवसाय करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा। व्यवसाय में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो वकील बनेगा, जज बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, क्या करेगा वो सब हम 10वें भाव से बताएंगे। तो हम इन जो चीजें मुख्य रहेगी उनको हम दोबारा से आप लोगों को बताएंगे, उनको अलग से बताएंगे। आज हमारी चर्चा 12वें भाव की चल रही है। 12वें भाव के कारक हम आपको बता चुके हैं, उन सबको पढ़िए, देखिए और इन चीजों को लगा करके बहुत आसानी से बता दीजिए। यदि द्वादशेष पाप युक्त हो, पाप युक्त है पापी ग्रह के साथ बैठा हो, पाप दृष्ट हो या पापी ग्रह उसको देख रहा, पापी ग्रह क्रूर ग्रह, 5 ग्रह पापी माने गए। कौन कौन से पता है आपको? सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, मंगल हो गया, ये ग्रह पाप प्रभाव के माने गए हैं। और वो पाप प्रभाव में पाप कर्तरी में, नीच राशि में, D9 में भी कहीं नीच राशि में गया हो, शत्रु राशि में गया हो, यही तो पाप प्रभाव होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान या देशांतर में घूमता फिरता है, देशांतर देश विदेश में घूमता फिरता है, अर्थात स्थिर जीवन नहीं बिताता। कितने आसान तरीके से ऋषि पार्षद ने इसका विश्लेषण किया कि पापी ग्रहों के साथ व्ययेश बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी बैठा हो, या उसे पापी ग्रह देख रहे हो, या वो पाप प्रभाव में हो, तो वो देश विदेश में ही भागता फिरता है। आज देश विदेश में जाना अच्छा माना जाता है कि मेरा बेटा तो अमेरिका में है, मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा सऊदी अरब वहाँ पर है, तो ये सब कनाडा में है कोई कहीं, तो उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में उस समय ये बताया गया कि अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके यदि दूसरी जगह जाता है व्यक्ति, तो ये पाप माना जाता था, उसके कर्म माने जाते, किसी ने कोई बुरा कर्म किया कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं बाहर चला गया है। जन्मभूमि को तो संस्कृत में भी यही कहा है, श्लोक में भी कहा है कि अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। उसका जो स्थान है वो स्वर्ग से भी बड़ा है। द्वादश पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश में यात्राएं करता है, जाता है, देशांतर में घूमता फिरता है, अर्थात उसका जीवन स्थिर नहीं रहता। अब इसके विपरीत समझ लीजिए, दो ही बात शुभ और अशुभ की चल रही है। विपरीत क्या है? विपरीत यह है कि यदि द्वादशेष शुभ ग्रह से क्या हो, युक्त हो, शुभ ग्रह से पाप की जगह पे शुभ दृष्ट हो और शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ, गुरु के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, बुध के 4 ग्रह माने गए। गुरु और शुक्र तो निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा की और बुध की कंडीशन है, लेकिन शुभ तो वो भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि वो द्वादशेष शुभ ग्रह की राशि में गया हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसा जातक अपने ही देश में भ्रमण करता है या रहता है और जीवन यापन करता है। तो शुभ ग्रहों का और अशुभ ग्रहों का प्रभाव होते के साथ ही कोई सा भी भाव हो, वहां अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा तो वहां से विच्छेद हो जाएगा, उस काम का
निपटारा हो जाएगा। वो काम वहां पर आपको जो वहां के कार्य करते हो उनमें हानि होगी। और वहां शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ शुभ कर्तरी में हो, तो उस भाव की बढ़ोतरी हो जाती है, हानि नहीं होती। वही बात दिमाग में रखते हुए हर एक जगह पर श्री पाराशर ऋषि ने इन्हीं बातों को बहुत आसान तरीके से बताया है। मैंने आपके लिए जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनके हिंदी रूपांतरित हिंदी उनका जो टीका टिप्पणी आपके सामने रख दी है कि आप इसको समझ सकें और जान सकें। मित्रों, उसमें और भी बात आपको मिलेंगी। आप उन ग्रंथों को पढ़िए। हमारे जैसे ज्योतिषी की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ करके आप अधूरे ज्ञान के ज्ञान प्राप्त करेंगे, पूरा ज्ञान उसमें प्राप्त नहीं होगा आपको। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमने शास्त्रों को पढ़ा है, आप भी शास्त्र ही पढ़िए। हमारे जैसे लिखे हुए ज्योतिषी की पुस्तक पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं होंगे, आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और ना वो समझ में बात आएगी। मित्रों, हमारे दर्शक इन्हीं विषयों को लेते हुए कि आप बहुत ही सटीकता से, बहुत आसान तरीके से आप ब्लैक बोर्ड का माध्यम लेकर के आप जो हमें बता रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास मेरे फोन आते पर्सनली उन लोगों के, कोई कहीं से हैं, कोई कहीं से, बहुत बहुत दूर लोगों से। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, लेकिन इसी के माध्यम से एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाता है, प्यार बढ़ जाता है। मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारा वो जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरा जो उन्होंने कई दर्शकों ने कहा कि आप तो एक अध्यापक की तरह से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। सर, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम तो जानते भी नहीं थे इसके बारे में, और मैंने आपकी इतनी वीडियो को अब हम नोट करते चल रहे हैं और हमें उससे बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे जो जिज्ञासु थे, इसको सीखना चाहते थे, नहीं सीख पा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने आपकी वीडियो को देखा है और मैंने उन वीडियो को लिख भी रहा हूँ और उसको सीख भी रहा हूँ। वो किसी न किसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बहुत आसान तरीके से आप घर बैठे इसको सीखें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको अच्छी तरह से बता पाता हूँ। मुझे भी सेटिस्फेक्शन होता है, आपको भी सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि मैं एक अध्यापक ही रहा हूँ। आप अध्यापक की तरह कह रहे हैं कि आप अध्यापक की तरह से पढ़ाते, तो मेरा जीवन तो पढ़ाने में ही गया है। मैं बच्चों को मैंने संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ाया है, मैं प्रवक्ता रहा हूँ उसका। तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को, ये विद्या मुझे आती थी, ये ज्ञान मुझे आता था, तो इसलिए, क्योंकि ज्योतिष वेदों का ही अंग है और हम ये मान के चलें कि वेद ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आप तक इसे पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों, आप लोगों का आभार कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारे चैनल से आप जुड़ सकें, और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि अपलोड होते के साथ वीडियो आप लोगों को मिल सके। आप लोगों का बार बार धन्यवाद। नमस्कार।